Okay, guys, so welcome back to AS Business Past Papers classes. लास्ट जो हमारे पास वीक था उसके अंदर ट्यूसडे के अंदर वी आर डन विद पेपर वन सेक्शन ए एंड ऑन थर्सडे वी आर डन विद द सेक्शन बी दैट इज 8 marker and 12 marker क्वेश्चन एंड द होमवर्क वाज असाइंड. ठीक है. तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द होमवर्क. ठीक है. अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स पेपर टू. आज का टारगेट ये है कि हम केस को ब्रेक डाउन करेंगे, हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को ज़रा समझेंगे और जो जो इश्यूज आते हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमने कब कंसिडर करे हैं, कैसे करे हैं, वो करेंगे हम यहाँ पे. तो आ जाएं अब यहाँ पे ज़रा स्टार्ट करते हैं हमारे पास. द अटेम्प्ट इज ऑफ अक्टूबर नवंबर 2025. अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 hour 30 minutes. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है. एक होता है हमारे पास दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी और दूसरे हमारे पास जो चीज़ होती है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. दीज आर द टू थिंग्स ना. इफ यू हैव द कमांड ओवर दीज टू थिंग्स सो यू आर गोइंग टू एस एंड यू आर गोइंग टू गेट ए ग्रेड. अब यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिपेंड करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका कितना अच्छा कंटेंट है, हाउ मच यू नो अबाउट द कंटेंट एंड द सिलेबस, प्लस आपको किस तरीके से पता है कि आंसर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है. 2 marks में, 3 marks में, 8 marks में, 12 marks में एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है, आप उस डिमांड को मीट करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें. दूसरा हमारे पास टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू. तो पेपर वन के अंदर देखा जा रहा है हमारे पास कि पेपर वन के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट एन इशू क्योंकि सेक्शन ए 20 to 25 मिनट्स के अंदर हम कर रहे हैं. तो रिमेनिंग जो 50 मिनट्स हैं वो हम स्पेंड कर रहे हैं ऑन सेक्शन बी जो कि हमारे पास सफिशेंट है. 20 मिनट्स के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व, 15 to 20 मिनट्स के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व 8 मार्कर, 12 मार्कर 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा. तो यू हैव द एम्पल टाइम टू मैनेज और टू टैकल द सेक्शन बी. अब पेपर टू के अंदर टेक्निकल मसला क्या है ज़रा देखिएगा. पेपर टू के अंदर टोटल आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स. अब इस 90 मिनट्स के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ आपके पास दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं. दो क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि दो डेटा रिस्पॉन्सेज होंगे आपके पास, 30 marks ईच. और पेपर टू की वेटेज एज कंपेयर टू पेपर वन ज़्यादा है. पेपर टू इज ऑफ 60 marks, सो इट मीन्स इट हैज 60% वेटेज. तो अब पेपर वन 40% है, पेपर टू 60% है, ऑल टुगेदर 100% आपके एएस का बनना है. तो यू मस्ट हैव द कमांड ओवर दिस थिंग कि आपके पास, और यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि पेपर टू की जो वेटेज है वो ज़्यादा है, आपके पास 60% है. अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे बचते हैं 45 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. 90 मिनट्स को मैं डिवाइड करता हूँ तो 45 मिनट्स ईच. अब यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर 45 मिनट्स को फर्दर अगर ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको 5 मिनट लगाने हैं ऑन रीडिंग, जो आपके पास डेटा रिस्पॉन्स होंगे, केस जो कहते हैं वो होगा. और आपके पास रिमेनिंग जो अब 40 मिनट्स हैं उस 40 मिनट्स के अंदर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अब टाइम मैनेजमेंट टेक्निकली यहाँ पे इशू बन गया. क्यों? देखिए वहाँ पे आपके पास पेपर वन के अंदर 1 hour 15 मिनट्स हैं, 75 मिनट्स हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन है और सेक्शन बी में एक 8 मार्कर एक 12 मार्कर है. बट इन पेपर टू 1 hour 30 मिनट्स मतलब 15 मिनट आपके पास ज़्यादा है, जिसके अंदर दो डाटा रिस्पॉन्स आपको पढ़ने हैं, दो 8 मार्कर, दो 12 मार्कर अलॉन्ग विद द कैलकुलेशंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. तो केस भी रीड करना है, दो 8 मार्कर क्वेश्चन भी करने हैं, दो 12 मार्कर क्वेश्चन भी करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और जो कैलकुलेशन है वो भी करनी है. तो दिस इज हाउ हमारे पास पेपर टू के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी एन इशू. और पेपर टू के अंदर टाइम मैनेजमेंट इशू है. आप जब भी निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से तो यू विल फाइंड मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे कि हमारा 8 मार्कर छूट गया, 12 मार्कर छूट गया, कैलकुलेशन रह गई, या हमने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे. तो यू मस्ट हैव द प्रैक्टिस एंड यू मस्ट हैव द कमांड ओवर दीज थिंग्स कि आपको यहाँ पे टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है. और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकेंगे? जब आपकी कमांड ओवर द कंटेंट होगी और आपको सब पता होगा किस तरीके से करना है. ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे केस को ब्रेक डाउन करते हैं ज़रा. दिस इज द एंटायर केस. तो सर पेपर वन पेपर टू के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? पेपर टू के अंदर आपके पास जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ रहा है इस चीज का, एप्लीकेशन का. क्योंकि पेपर टू के अंदर द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज और वुड बी गिवन. पेपर वन के अंदर आप खुद एग्जांपल्स क्रिएट कर रहे होते थे. पेपर वन के अंदर 8 मार्कर 12 मार्कर के अंदर यू वर डेवलपिंग द सिचुएशन एंड द एग्जांपल्स बाय योर सेल्फ
फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप है, रिटेल बिजनेस है, तो वहां पे तो आप खुद अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते थे। बट इन पेपर टू द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द केस, और आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो भी पॉइंट्स होंगे उनको क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सीबी। Clever Bean is a public limited company that operates a chain of coffee shops in several countries. अब यहाँ पे you must have the pencil. जब भी आप पेपर कर रहे होंगे तो annotation आपको करनी है. You can underline, you can do the annotation, you can write down the points. But the most important thing कि जो पॉइंट आप लिख रहे हैं तो वहां पे अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है जो आंसर है, आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करा कि हाँ ये फैक्टर है, तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर वर्किंग ऑन द केस। जो भी आप पॉइंट्स लिखेंगे, जो आंसर होना चाहिए वो आपका शीट पे होना चाहिए, आंसर बुकलेट पे होना चाहिए। ये जो आपके पास इंसर्ट है, ये जो आपके पास गिवन है, इसके ऊपर आप अपने लिए अपनी सेल्फ वर्किंग के लिए एनोटेशंस और अंडरलाइनिंग करेंगे। वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू राइट डाउन, द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कंसिडर दीज पॉइंट्स। द फाइनल आंसर शुड बी ऑन द आंसर बुकलेट। ठीक है, बच्चे नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सीबी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमें पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि हमारे पास कंपनी लिस्ट होगी कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। और आपके पास कौन होंगे, जर्नल जो पब्लिक होगी आपके पास, वो आपके क्या होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। दैट ऑपरेट्स अ चेन ऑफ कॉफी शॉप्स इन सेवरल कंट्रीज। अब हमारे पास चेन ऑफ कॉफी शॉप्स इन सेवरल कंट्रीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है वो हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल है। क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अगर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है इन मोर देन वन कंट्री, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इंटरनेशनल। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2010 बाय टू फ्रेंड्स, चोपड़ा एंड बेन। वाह क्या नाम है। दे शेयर अ पैशन फॉर कॉफी एंड वांट टू ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। क्या कह सकते हैं कि दिस कुड बी द ऑब्जेक्टिव और दिस कुड बी द विजन ऑफ दीज टू फाउंडर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। CB started with one coffee shop in country Q and gradually expanded, always locating in high income areas of major cities. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द कराची, तो कराची के अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एरियाज, डिफेंस वगैरह के जो एरियाज हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कि पोश एरियाज हैं और हाई इनकम है। तो हाई इनकम हमारे पास एरिया कुड बी द टारगेट ऑडियंस, कि हाई इनकम एरियाज के लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, एलीट क्लास है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल है, उनको हम टारगेट करें। तो कॉफ़ी शॉप्स की लोकेशन जो है ना मेनली वो है। सीबी ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि इन्फ्लुएंस होता रहता है। कस्टमर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे पास। तो जो सीबी बिजनेस है हमारे पास, क्लेवर बीन जो बिजनेस है, वो डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे पास क्या चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। देर इज हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर वेल नोन कॉफी शॉप चेन्स। मतलब कॉम्पिटिशन हमारे पास क्या है, इंटेंस है। और जब कंपटीशन इंटेंस होता है तो यू नीड टू कीप द प्राइसेस लो, आपके पास ये पॉइंट आ सकता है। और आपको कंटिन्यूस इनोवेशन रिक्वायर्ड होती है टू सर्वाइव और टू compete इन द मार्केट हमारे पास। द कंपनी sources इट्स कॉफी बीन्स फ्रॉम फेयर ट्रेड सप्लायर्स। अब फेयर ट्रेड सप्लायर्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि वो सप्लायर्स जो कोई पर्टिकुलर अनएथिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, एंड दे आर क्लियर इन टर्म्स ऑफ इमेज। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एथिकल, यहाँ पे CSR आपके पास आ सकता है, कि एथिकल ग्रुप ऑफ सप्लायर्स से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंड वी डू कंसिडर CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर ऑपरेशंस, कि हम ऐसी सोर्सेज से और ऐसे सप्लायर से नहीं अपने बीन्स को या सप्लाईज को बाय करते हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। हु ग्रू देयर कॉफी इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे, CB ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉफी प्रोडक्ट्स टू द मैस मार्केट हमारे पास। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, फ्रेंडली वे इसका मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल हो गया, सस्टेनेबिलिटी ऑपरेशंस, सस्टेनेबिलिटी का हमारे पास पॉइंट आ गया।
और हमारे पास जो टारगेट मार्केट है हमारे पास, वो हमारी मैस मार्केट है। मैस मार्केट का मतलब क्या है? हमारे पास द लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे पास। CB also offer other drinks and variety of food items such as sandwiches and cakes. Recent research shows that customers are now looking for healthy food options. तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेसिकली CB अभी जो ऑफर कर रहा है वो ऑफर कर रहा है वैरायटी, क्योंकि सिर्फ कॉफी नहीं है, केक्स हैं, सैंडविचेस हैं, अदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि CB ऑफर कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास हेल्दी फूड ऑप्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि न्यू मार्केट या फिर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है CB के लिए टू ग्रो। क्योंकि रिसर्च, इनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है रिसर्च से, वो ये आ रही है कि कस्टमर जो है वो हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो CB कुड बी वन जो कि हेल्दी फूड ऑप्शंस हमारे पास, जैसे नहीं आपके पास, लेट सपोज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर होटल के अंदर जो है ना हमारे पास जिम था। और जिम के साथ ही दे हैव अ कैफे। कैफे मतलब क्या है? हमारे पास एक छोटा सा हमारे पास कैफे था उसी जिम के अंदर। वो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर डाइट, अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज, वो वहाँ पे प्रोटीन और इस टाइप के सैंडविचेस बना रहा था। इन कराची वी डू आल्सो हैव डेल्टा फिटनेस ऑफर्स, बॉडी स्टेशन है, हमारे पास बॉडी एवोल्यूशन है। ये पर्टिकुलर जो जिम्स हैं, हाई एंड जिम्स हैं, दे हैव द कैफे कैफे इन दैम। तो प्रोटीन शेक्स भी बना के दे रहे होते हैं कैलोरीज के हिसाब से, कैलोरी डेफिसिट पर है तो उसके हिसाब से अलग सैंडविचेस होते हैं और इस टाइप के आपके पास। तो हेल्दी फूड ऑप्शंस का मतलब क्या है कि दिस कुड बी द न्यू मार्केट, दिस कुड बी द न्यू प्रोडक्ट हमारे पास, जो कि CB एक्सप्लोर करके इस गैप को, मार्केट को फुलफिल कर सकता है। तो फिल इन द गैप इज नोन एज वन ऑफ द थिंग। दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर CB टू ग्रो और टू आउटस्टैंड द कंपटीशन। CB's customers are mainly young professionals हमारे पास। ये हमारे पास एज के हिसाब से आ गए, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है मार्केट सेगमेंट कि CB जिनको टारगेट कर रहा है वो मेनली यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टूरिस्ट हैं। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट ग्रुप्स जिनको मेनली CB टारगेट कर रहा है, एंड दिस कुड बी द मार्केट सेगमेंट और द टारगेट ऑडियंस फॉर CB। Customers enjoy CB's inviting atmosphere, comfortable seating areas, free Wi-Fi access and music। ये क्या है हमारे पास? ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कह सकते हो, फैसिलिटीज कह सकते हो और USP कह सकते हो, जिसकी वजह से कस्टमर इज प्रेफरिंग CB ओवर अदर बिजनेसेस। Its staff are trained to be friendly, helpful and knowledgeable. It means कि स्टाफ की वजह से CB can provide an effective customer service. Table 1.1 shows some financial data for CB for 2023 and 2024. Table 1.1 CB's cost and revenue for 2023 and 2024। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले इंफॉर्मेशन 24 की गिवन है, फिर 23 की गिवन है। यूजुअली होता है क्या, 23 देन 24। यहाँ पे पहले 24 है देन 23 है आपके पास। तो हम उल्टा यहाँ पे देखेंगे। 23 के अंदर $44 million वॉट बी द वॉज द रेवेन्यू। 24 के अंदर 50 हो गया है, तो $6 million से रेवेन्यू बढ़ गया। डायरेक्ट कॉस्ट 6 million थी, अब डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास 10 million है। तो इसका मतलब क्या है कि $4 million से हमारी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है। इनडायरेक्ट कॉस्ट $16 million थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट अब हमारे पास 20 million हो गई है, तो $4 million से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है हमारी। तो ये हमारे पास हो रहा है ईयर 24 के अंदर। Chopra believes that CB should continue to focus on the mass market. However, Ben thinks that greater use of market segmentation will be more successful. अब यहां पे mass market और मार्केट सेगमेंटेशन, तो हमारे पास एक पार्टनर कह रहा है कि जो हम ऑपरेट करते हैं मैस मार्केट के अंदर वैसे ही करें। लेकिन बैन कह रहा है कि अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड द सेगमेंट्स एंड द नीड ऑफ द पीपल, तो दैट कुड बी मोर हेल्पफुल इन गेटिंग द सक्सेस और टू ग्रो इन प्रॉफिटेबल मैनर। सो दिस इज द होल केस बच्चों हमारे पास। अब आ जाएगा इस जरा हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
अब देखें, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 45 मिनट्स के अंदर करने हैं, मतलब 40 मिनट्स के अंदर करने हैं, क्योंकि 5 मिनट तो यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दी रीडिंग. So these are the number of questions, or these are the parts that you have to solve ना. Question number 1A, 1B, 1C, 1D. एक क्वेश्चन है हमारे पास दिस, और इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये टोटल आपके पास 30 मार्क्स हैं, और आपको ये सॉल्व करना है 40 मिनट्स में. तो आज जरा क्वेश्चंस पढ़ते हैं. Question number one, A1. Identify one feature of a public limited company. Explain the term dynamic business environment. Refer to table 1.1. Calculate the change in profit from 23 to 24. Explain one use to CB of cost information. Analyze two benefits to CB of training its employees. Evaluate whether CB should make greater use of market segmentation to be more successful. आई थिंक कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो आसान है, इसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास टाइम लगेगा. तो हाउ यू आर गोइंग टू एलोकेट द टाइम. आपके पास जो 40 मिनट्स है ना, उसके अंदर आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे काम ये करें कि 10 मिनट्स के अंदर ये कर लें. बाकी आपके पास जो 30 मिनट्स होंगे ना, वो आप इस पे लगाएं, 8 to 12 मार्क्स पे. इट इज एडवाइस एबल, ठीक है. और इट इज एडवाइस दैट नॉट टू स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स ऑन दीज थिंग्स. इससे ज्यादा अगर आपने टाइम लगाया तो आपके पास ये चीज रह जाएगी, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास, तो यू नीड एनर्जी एज वेल ना. तो यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, केस रीड करना, उसके बाद उसके साथ एप्लीकेशन करना. तो आई थिंक कि आप अगर 10 मिनट से ज़्यादा इस पे लगाते हैं तो आपका 8 to 12 मार्कर खतरे में आ जाएगा. और ऐसा नहीं है कि इन छोटे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें. ओके गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर A1. आइडेंटिफाई वन फीचर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब ये यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई. तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे स्टेट करना है. You just have to mention, or you just have to state. There is no need to explain, there is no need to describe, there is no need to define. One feature of a public limited company. अब एक feature of a public limited company क्या है? Question number 1A part 1. Public limited company का एक feature क्या होता है? Public limited company can issue the shares to general public. ये एक हो गया. Public limited company is listed in stock exchange. हमारे पास public limited company has limited liability. ये मल्टीपल फीचर्स है ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हैं. तो आप इसमें से कोई भी एक लिख दें, बस आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दें, मेंशन कर दें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. इट इज कंसिडर्ड एज अ फीचर. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, प्राइवेट नहीं होती, तो इट्स अ फीचर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इज इट क्लियर गाइस? अब ये जो क्वेश्चन नंबर A1 है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जर्नल स्टेटमेंट हुए, इसके अंदर नो नीड ऑफ एप्लीकेशन है हमारे पास. एप्लीकेशन आपके पास यहां से स्टार्ट हो रही है, बी से. यहाँ पे तो आपको जर्नल स्टेटमेंट है कि आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये नॉलेज है आपकी कि आपको पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं. तो एग्जामिनर इज असेसिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट. इसके बाद आपके पास है A2. एक्सप्लेन द टर्म डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर 3 मार्क्स. ये आपके पास 1 मार्क का था, ये अब 3 मार्क का है. एक्सप्लेन द टर्म. तो आपके पास यहां पे 1 मार्क नॉलेज का, और 2 मार्क्स आपके पास किसके हैं? एप्लीकेशन के. अब डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? इट्स ऑफ यूनिट 1. कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता है, इन्फ्लुएंसेस आते हैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल. तो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, एप्लीकेशन आप दे दें कि भाई डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट. डायनेमिक बिजनेस environment means that business operations or activity gets influenced by
the changes in the external environment knowledge। क्या आपको बताया है कि डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है, दैट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड और दैट गेट्स अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, यस सच एज ड्यू टू इकोनॉमिक recession, like when the income falls, this may lead to lower spending of the consumer, may affect revenue and profit of the business। आपने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू एन एप्लीकेशन के एग्जाम्पल क्रिएट करिए। आपने पहले आपने नॉलेज बताई कि डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, और उसके बाद आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये आता है। तो इसी तरीके से इंटरनल भी कर सकते हैं कि इंटरनल जो है वो फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो भी बिजनेस अफेक्ट होता है। एक मार्क नॉलेज का है, 2 मार्क्स आपके पास एप्लीकेशन के। देखो, देयर आर टू थिंग्स। ये जो पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन नंबर A1 और A2 है ना, ये जर्नल स्टेटमेंट है। यहां पे आपसे आइडेंटिफाई पूछा है, तो दैट इज नो नीड टू डू एन एप्लीकेशन विद द केस, जर्नली आप बता दें। जब आपके पास आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर देखिए, यहाँ पे मेंशन है द नेम ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे वो कह रहा है रेफर करें टेबल को। यहाँ पे वो कह रहा है 2CB 2CB CB, ये मेंशन है। तो दिस कुड बी एन इंडिकेटर कि whether we need to do an application with the case or there should be a journal application। तो whenever the case of the business or the business name is mentioned in the question, so you have to do an application according to the situation of the business। बाकी यहाँ पे जर्नल है, आपके पास जर्नल एप्लीकेशन हो रही है। इज इट क्लियर? आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर B1, रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट द चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2023 to 2024, 3 मार्क्स। अब यहां पे आपके पास एक चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हमारे पास यहाँ पे 3 मार्क की कैलकुलेशन है। डायरेक्टली हमने कैलकुलेटर यूज किया और हमने कैलकुलेशन कर ली, तो क्या एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा? नो। आपके पास यहाँ पे जो 3 मार्क्स हैं उसमें से 2 मार्क्स आपको मिलने हैं किस चीज के? वर्किंग के। 1 mark is for the correct आंसर। 2 मार्क्स आपके पास वर्किंग के हैं और 1 मार्क आपका करेक्ट आंसर का है। बच्चे समझते हैं कि अगर हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड अस द मार्क्स। मिल रहे होते हैं मार्क्स आपको, सही आंसर के सही मार्क्स मिल रहे होते हैं, बट जो करेक्ट आंसर है उसके एक ही मार्क है, 2 मार्क्स आपके पास वर्किंग के। तो पहले तो हम यहाँ पे जर्नली सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं समझने के लिए, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे वर्किंग के साथ करेंगे। अभी जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बता दो कि क्या डिफरेंस इन प्रॉफिट है। डिफरेंस का मतलब है कितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट के अंदर। अब देखो हमारे पास 23 की, यहाँ पे अगेन मिस्टेक नहीं करना है, 23 ये रहा, 24 ये रहा। जज्बात में आके यूं कैलकुलेशन नहीं करना है और उल्टी हो जाएगी। तो 23 और 24 के डिफरेंस को जरा कैलकुलेट करते हैं। 23 के अंदर हमारे पास जो रेवेन्यू था वो 44 का था, और हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो 6 और 16 के थे। 44 माइनस 16 प्लस 6, 22। तो आपके पास आंसर आ रहा है $22 million वॉज ए प्रॉफिट इन ईयर 2023। तो 2023 के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट है वो $22 million का है। 24 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 50 का है, और आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कितनी की है? 30। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो है $20 million का। ये है ईयर 2024। तो ये बेसिक हमारे पास कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें पता है कि रेवेन्यू में से जब कॉस्ट लेस करते हैं तो यू विल गेट द प्रॉफिट आपके पास। ऐसा ही है। इज इट क्लियर? यहां तक साथ हो? वो समझते हैं। ये तो हमने रफ कैलकुलेशन करी। अब जरा वर्किंग करते हैं।
हमारे पास क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर B1 हमारे पास। तो आपके पास यहाँ पे दो ईयर्स हैं, ईयर 2023 और ईयर 2024। इसी तरीके से तमीज से कैलकुलेशन करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। आपके पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, आपने लिख दिया प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। 24 के अंदर भी प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब आपके पास टोटल रेवेन्यू 23 के अंदर कितना था, टोटल रेवेन्यू 23 के अंदर आपके पास था 44 और टोटल कॉस्ट थी 22। टोटल रेवेन्यू वाज $44 million माइनस $22 million, तो प्रॉफिट आपके पास था, आपके पास $22 million का। किसमें, ईयर 23 में। ईयर 24 के अंदर जो टोटल रेवेन्यू था आपके पास वो कितना था, 50 माइनस 30। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास $50 million और टोटल कॉस्ट आपके पास $30 million। तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है ईयर 2024 दैट इज $20 million। तो अब 23 में 22 था और 24 के अंदर 20 था, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है हमारे पास -$2 million का। माइनस क्यों, क्योंकि 23 में 22 था और 24 के अंदर 20 था, तो जो डिफरेंस है हमारे पास वो माइनस है, कम हो रहा है ना, हमारे पास सरप्लस तो नहीं है। $2 million से प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है फ्रॉम द ईयर 23 टू 24। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द वर्किंग। तो इसके आपको मिलने 1 मार्क और इस पूरी वर्किंग के मिलने 2 मार्क्स। इज इट क्लियर गाइस। इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन जो है, वी आर डन विद A1, वी आर डन विद A2, वी आर डन विद B1। अब हमारे पास है B2, एक्सप्लेन वन यूज टू CB ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आपके पास ये सवाल फाइनेंस और कॉस्ट का है, आपके पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन के क्या बेनिफिट्स क्या यूजेस होते हैं। जनरली हमारे पास कौन सा है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास कॉस्ट होती है तो आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है। अगर आपके पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो यू कैन सेट द सेलिंग प्राइस, क्योंकि यू नो कि क्या लेबर की कॉस्ट है, क्या वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, क्या एक्सपेंसेस है, मटेरियल की कॉस्ट है। सो यू कैन मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द प्राइसिंग। फिर आपके पास अगर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन मॉनिटर द कॉस्ट एज वेल। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन आपके पास है 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन वन यूज टू CB ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आ जाए जरा अटेम्प्ट करते हैं आपके पास B2। CB can use cost information to make pricing decisions, like if it uses cost based pricing. For example, CB can get can sorry for example, CB can use the total cost information, like labor cost and material cost, to add with profit percentage to set an effective selling price of coffee and other products।
तो यहाँ पे हमने पहले मेंशन किया, 1 मार्क नॉलेज का है, 2 मार्क्स आपके पास एप्लीकेशन के है। तो हमने बताया कि सीबी इस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं इन सेटिंग द सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल सीबी मेक्स कॉफी, तो जो मटेरियल लेबर की कॉस्ट आ रही है वो उसके पास होगी, तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वो जो कॉस्ट है उसके अंदर अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करें, एंड देन सीबी कैन यूज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एज अ स्ट्रेटजी टू चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूज आ गया कि सीबी कैन यूज द सेलिंग प्राइस ऑफ यूज द कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द। तो गाइस हम 8 मार्कर की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास जो 8 मार्कर है वो क्या है, एनालाइज 2 बेनिफिट्स टू सीबी ऑफ ट्रेनिंग इट्स एम्प्लॉइज। 8 मार्कर क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इज सेम। 8 मार्क्स के अंदर आपके पास 2 मार्क्स हैं नॉलेज के, 2 मार्क्स आपके पास हैं एप्लीकेशन के, 4 मार्क्स आपके पास एनालिसिस के। द सेम आंसर स्ट्रक्चर है, सेम आपके पास मार्क्स होंगे जो आपके पास पेपर 1 के अंदर 8 मार्क्स के होते हैं, वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी होंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू मेक 3 पर्टिकुलर, हमारे पास जो है वो यहाँ पे वही एक्सरसाइज जो करते हैं हम वो करेंगे कि हम यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। हमारे पास नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। तो आ जाएं जरा बेनिफिट को पहले बता दें कि क्या 2 बेनिफिट्स हो सकते हैं टू सीबी ऑफ ट्रेनिंग इट्स एम्प्लॉयज आपके पास। हाँ गाइस, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, थोड़ा सा बताएं। अब सुनना हमारे पास, अगर मैं अपने वर्कर्स को ट्रेन करता हूं और ट्रेंड हैं तो इफेक्टिव कस्टमर सर्विस होगी जिससे सेटिस्फैक्शन होगी। हाउ? क्योंकि जो सीबी है हमारे पास वो सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे द बिजनेस इज इंटरैक्टिंग और द इंटरैक्शन विद कस्टमर्स। तो अगर सीबी यहाँ पे इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि अगर उसका स्टाफ ट्रेंड है, तो वहाँ पे कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करेगा। कस्टमर के साथ जब अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करेगा तो बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास डेवलप हो जाएगी। सीआरएम वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप हो जाएगा, जिससे लॉयल कस्टमर बेस डेवलप हो जाएगी। और हमारे पास रेवेन्यू, प्रॉफिट, सॉरी ये ब्लू से करना था, सॉरी गाइस ये ब्लू से होगा, एनालिसिस है हमारे पास। लॉयल कस्टमर बेस डेवलप हो जाएगी। हम गैस इंक्रीज इन रेवेन्यू, प्रॉफिट, और बिजनेस यहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकेगा किसको, कंपटीशन को। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था केस के अंदर कि सीबी इज फेसिंग एन इंटेंस कंपटीशन विद द राइवल्स, कंपैटिटर्स। तो ये आपके पास नॉलेज के इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। अब मैं इसको जरा पॉइंट को पूरा आपको समझाता हूँ। CB can get an effective customer can get an edge in effective customer service and satisfaction. As CB is a service business, so in this the business employees or the workers interacts with the customer. So effective training and training could help in getting a trained staff, which will help CB in developing the customer relationship and understanding the customer need and demand, which may lead to development of the loyal customer base, which might help in growing the business because of the word of mouth customer satisfaction, which will increase the revenue and profit and can help a business CB in surviving the competition from the other coffee businesses. This is how you are going to write one particular paragraph. सेम आपके पास पैटर्न है और सेम पैराग्राफिंग होगी जैसे पेपर 1 के अंदर आप 8 मार्क्स के अंदर 2 पैराग्राफ बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आप 2 पैराग्राफ्स बनाएं। अच्छा गाइस, अब सुने यहाँ पे, आपके पास ये वाला पॉइंट एक हो गया, दूसरा पॉइंट आपको करना है। अब एक दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे खामोशी से सुन लिएगा हमारे पास। वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना, कि इफेक्टिव कस्टमर सर्विस है,
सो द कस्टमर के साथ जो स्टाफ होगा वो अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर की नीड को, डिमांड को अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल होगा, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और फिर पॉइंट को हम फर्दर एनालाइज कर लेंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास एफिशिएंसी वाला भी आ सकता है, क्वालिटी वाला भी आ सकता है, क्योंकि हाई इनकम को प्रोवाइड कर रहा है तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी सीबी से। तो क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। और कॉस्ट कम करना इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन अगेन ज़्यादा है, तो वी नीड टू ऑफर द लोअर प्राइसेस टू द competitor एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स। तो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है ट्रेनिंग के बाद, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस हम कम करके कंपटीशन को और ज़्यादा इजीली फेस कर सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकता है। यू हैव टू डू एन एप्लीकेशन के सीबी की कंसिडर। अब देखो ना यहाँ पे कि मैंने कंसिडर करा ना कि जो सीबी है वो सर्विस बिजनेस है, कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कंसिडर करा ना कि भाई कंपटीशन ज्यादा है, तो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन ऑफ द बिजनेस को कंसिडर कर रहा हूँ अपने आंसर में। जो दूसरा मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे पास तो कंपटीशन वैसे ही हाई है। तो हम यहाँ पे बीइंग अ प्राइस कंपैटिटिव वी कैन ऑफर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइसेस टू गेट एन एज ओवर द कंपैटिटर्स। ये भी पॉइंट हो सकता है। फिर एक और पॉइंट भी हो सकता है, उसने नहीं कहा था हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर रिसर्च। तो हम अपने स्टाफ को ट्रेन करके उसके रिलेटेड वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स भी इजीली डेवलप कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग देम और इन्हांसिंग देम देयर स्किल्स और इक्विपिंग देम विद द न्यू स्किल्स। तो वो नए प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर भी हेल्पफुल होंगे, सो दैट वी कैन एंटर इनटू द न्यू मार्केट और द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट वुड बी ईजियर। ये भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है गाइस, तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा स्पून फीडिंग कम होगा, अब दूसरा पॉइंट आपको खुद करना है। अब आपका टारगेट ये है कि आपको 12 मार्कर के अलावा इस पर्टिकुलर ईयर का ये पूरा, इसका दूसरा पॉइंट, और जो दूसरा आपके पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको कंप्लीट करना है बाय नेक्स्ट क्लास। इसका आप करेंगे आप क्वेश्चन नंबर A1 A2 B1 B2 एंड सी पार्ट। जो 12 मार्कर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो 12 मार्कर है वो हम करेंगे, बाकी A1 A2 B1 B2 और सी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से करना है। इज इट क्लियर गाइस?